Hello, good afternoon students. Today we are going to study drift velocity and its relations with electric field, with relaxation time, with relation between current density and relaxation time. तो वो सब relations हम आज करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो drift velocity क्या है, ठीक। The velocity with which electron drifts under the influence of electric field. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना ड्रिफ्ट करता है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं, हमने कंसिडर किया, व्हाट डिड वी कंसिडर a conducting wire of length L and area of cross section A, ठीक है। एक वायर कंसिडर किया जिसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, ठीक। जब इस कंडक्टिंग वायर पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रेजेंट, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रेजेंट, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हमने अप्लाई नहीं किया था, उस कंडीशन में इस कंडक्टर के अंदर क्या थे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये थर्मल एनर्जी की वजह से ब्राउनियन मोशन कर रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा है, ठीक। कहाँ पर? इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। क्यों कर रहा है? उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो उसको एनर्जी मिल रही है थर्मल एनर्जी, हीट की वजह से। कोई भी वायर कहीं पर भी पड़ा है तो एटलीस्ट फिलहाल अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर भी काफ़ी हाई टेम्परेचर है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जिनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये क्या करने लग जाते हैं, जंप करने लग जाते हैं, जिगजैग मोशन करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के जिगजैग मोशन की वजह से, यूँ मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जिगजैग मोशन कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि पहली बार में इसकी इस डायरेक्शन में ये u1 वेलोसिटी से चला गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से चला गया, ठीक। ये कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में u3 वेलोसिटी से चला गया, इस चौथा इलेक्ट्रॉन है कोई जो कि इस डायरेक्शन में u4 वेलोसिटी से मूव कर गया, ठीक। यानी हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कुछ सर्टेन वेलोसिटी जो उसके पास थर्मल वेलोसिटी होगी उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये u1 वेलोसिटी से गया, ये u2 वेलोसिटी से गया, ये u3 वेलोसिटी से, और ये u4 वेलोसिटी से गया, और ये सब वेलोसिटी से जा रहे हैं। यानी अगर मैं नेट मोशन मानूं इन इलेक्ट्रॉन्स का, नेट वेलोसिटी इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की मानूं तो देखो तो ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी ओवरऑल नेट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0, ठीक। यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 0, ठीक है। यानी यूं मानकर चलें कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली इनके पास थर्मल एनर्जी होती है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज velocity of electrons will be 0, ठीक। नहीं होगी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 होगी, किसकी वजह से, यानी v इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कहाँ से मिल रही थी उनको, यानी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक, पहले ये इधर गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर यूं चला गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन की भी बात करें तो इसकी अलग अलग वेलोसिटीज जो हैं वो सारी की सारी क्या हो रही है, एक तरह से अलग अलग मोशन डायरेक्शंस में मोशन हो रहा है। तो नेट इसकी वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो भी क्या रहेगी, 0। यानी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए भी बात करें तो उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी एवरेज, वी एवरेज इनिशियल विल बी इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और ये वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं। कैसे दे देते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम इसके अक्रॉस एक बैटरी प्रोवाइड करा देते हैं। ये देखिए क्या किया हमने, एक बैटरी लगा दी। वेट अ मिनट, इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, ये लगा दी। ठीक, इस बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, V पोटेंशियल की ये बैटरी है। ध्यान रहे पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से शो करेंगे और वेलोसिटी को हम स्मॉल v से शो करेंगे। ठीक है, अब इस पोटेंशियल की वजह से हमने यहाँ पोटेंशियल लगाया, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर आ गया। ठीक, हमने ये पढ़ा है कि कंडक्टर जब आइसोलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम उसे प्लेस करते हैं तब तो उस कंडक्टर के अक्रॉस अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के थ्रू अप्लाई, कंडक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बाहर नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, ये अंदर ही है। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि यहाँ से इस वायर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, किसके थ्रू, इस बैटरी के थ्रू। ठीक है, ये जो बैटरी है ये V पोटेंशियल की है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड across the wire by electric field applied across the wire by connecting to battery of V volts। ठीक, क्या क्या हमने V वोल्ट्स की एक बैटरी इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो L लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ से किस डिस्टेंस तक लग रहा है, L लेंथ की L जो वायर है उसकी लेंथ है, इस L लेंथ के अक्रॉस क्या लग रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाय L। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया हमारा ये पहली एक्सप्रेशन, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V बाय L। ठीक, चले आगे, अब इससे आगे की बात कर लें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया जो कि कितना हो गया V बाय L। अब इस V बाय L इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगेगी, देखिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पर Q इंटू E होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, Q इंटू E। यहाँ पर Q कितना है, Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू E। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड हो गई E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय E। अब तुम में से कई कह सकते हैं कि मैडम चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव हो सकता है, तो हम इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F फोर्स वेक्टर
विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर। जहां पर ये माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन पर लग रही है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स E इंटू ई किधर लगेगी, इस डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए फोर्स कितनी लग रही, माइनस ई इंटू ई। ठीक, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स F इज इक्वल टू ई इंटू ई। ठीक, तो यहां से अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स मुझे पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू ई इंटू ई, मैग्नीट्यूड की बात कर ले। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन एम, ये आएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर्स के टर्म्स में लिखें, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, इस नेगेटिव साइन का केवल यहाँ पर यही मतलब है। ठीक, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लग गया, कितना आ गया, ए इज इक्वल टू ई ई बाय एम इन मैग्नीट्यूड। ठीक, नाउ इफ टाइम between two successive collisions, time between, या I must say if average time, if average time between two successive collisions, अब दो सक्सेसिव कोलिजन्स की बात क्यों कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होगा तो इस एंड से एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होते होते स्पीड बढ़ते बढ़ते अगले एंड पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस तो उस कंडक्टर के अंदर बाउंडेड है, बंधे हुए हैं। तो ये जो कंडक्टिंग जो कंडक्टर के अंदर जो आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन जाएगा और उस आयन से कोलाइड करेगा, या यूं कह लीजिए कि उस आयन में जाकर उससे के साथ कंबाइन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ जब कोलिशन करेंगे तो एक यहाँ से चला, स्पीड में जाके यहाँ टकराया। ठीक, एक आयन के साथ टकराया, जैसे ही एक आयन के साथ टकराया वैसे इसकी स्पीड जीरो या वेलोसिटी जीरो, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पहुँचते ही जीरो। अगेन फिर बढ़ना शुरू हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर दूसरे आयन के साथ टकराया, वहां जाकर वेलोसिटी जीरो। यानी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे आयन के साथ कोलाइड हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो आ जाती है और वो फिर भागना शुरू करता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एक एंड से दूसरे एंड की तरफ लगातार भागते जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, टकरा रहा है, फिर जा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर जा रहा है, फिर टकरा रहा है, यानी हर बार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब जब दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहा है, यानी वो कह लें कि कोलिजन हो रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अ आयन, तो उस आयन के साथ कोलाइड होने का जो एवरेज टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ जाकर एक पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड हो गया, ठीक, थोड़ी दूर गया, यहाँ जाकर एक दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड हो गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पर तीसरे पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड हो गया। हालांकि ये जाएगा कैसे, कुछ उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इसके साथ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ से इसके साथ कोलाइड हुआ, फिर इधर कोलाइड हुआ, और कोलाइड होते होते क्या होता जाएगा, हर बार इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, तो हर बार जब ये कोलाइड हो रहा है तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो उसको टाइम लग रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोलाइड होने में जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये टाइम t1, ये t2, ये t3, ठीक है, इन सभी टाइम्स का अगर हम एवरेज ले लें तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव
कोलिजन्स, और इसको हम डिनोट करते हैं विद टाउ। ठीक, किससे डिनोट करेंगे? टाउ से। ठीक, तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय टो, और ये टो जो है ये हमें दे रहा है टाइम। अब याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी vd, या यूं कह लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a इनटू टाइम टेकन, ये होता है। ठीक, तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फाइनल वेलोसिटी vd अटेन कर लेता है, ठीक, कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल vd वेलोसिटी अटेन कर लेता है, तो उस केस में यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं? vd। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी 0 थी, प्लस a की वैल्यू आपको पता है, टाइम की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट कर ली या मान ली, टाउ है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चले आगे। तो अब देखिए, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v0, तो सॉरी फाइनल वेलोसिटी vd ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर वो फाइनल वेलोसिटी vd अटेन कर लेता है तो क्या होगा? तो एवरेज टाइम तो है तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। कैसे? फाइनल वेलोसिटी vd विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी vi प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्या है यहाँ पर? टाउ। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम कितना है? टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd प्लस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का अभी हमने निकाला था कितना? e अपॉन m इंटू टो। ठीक, ये यानी एक्सप्रेशन क्या आ गई हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई vd इज इक्वल टू e अपॉन m इंटू टो। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गई? मैग्नीट्यूड, जहां पर e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है इलेक्ट्रिक फील्ड, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, या यूं कह लीजिए कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन m इंटू टो। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की किधर होगी? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइन केवल यही बता रहा है, इससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस साइन इलेक्ट्रॉन की वजह से लगा है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ठीक, ये आ गई हमारे पास एक रिलेशन जो कि किस किस के बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd एंड करंट i। करंट i और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक बी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई है जो कि अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n। ठीक, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर इज n, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितने हो जाएंगे? n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक, वॉल्यूम कैसे निकालिए? यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक सिलेंडर है। ठीक, दिख रहा होगा, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया क्या होता है? सिलेंडर का एरिया होता है पाई
इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर एल, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। जहां पर एच होती है उस सिलेंडर की हाइट, आर होती है उसकी रेडियस। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पार्ट को ही देखें तो यहाँ पर हाइट की जगह आप ये लेंथ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल, ठीक। पाई आर स्क्वायर क्या है, क्या ये एरिया नहीं है उस सर्कुलर पार्ट का, ठीक है। सर्कल, जो सर्कल बन रहे हैं उसके एजेस पर, उन सर्कल का एरिया है। तो ये जो होगी, ये तो हो गया सर्कुलर एरिया, और यानी A इंटू एल क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज A इंटू एल, ठीक, N इंटू A इंटू एल। दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, N इंटू A इंटू एल। तो इसको हम लिख देते हैं N इंटू A इंटू एल। नाउ टोटल चार्ज on या टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज जो मूव किया उस एंड से और इस एंड पर, वो टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं A इंटू एल, ठीक। तो यानी टोटल चार्ज हमारे पास कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज Q कितना हो गया, E N इंटू A इंटू एल, ठीक। नाउ ये चार्ज हो गया, ठीक। अब एक बात कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो टाइम टेकन by electron to move from one phase to other, इस फेज से जो इलेक्ट्रॉन इस फेज पर है वो इस फेज से लेकर और इस फेज तक आने में उस इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगेगा। तो आपको ये फॉर्मूला था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से। कितना डिस्टेंस कवर करना है, l लेंथ कवर करनी है, तो डिस्टेंस की जगह आ गया आपका l। तो टाइम टेकन अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, तो टाइम टेकन t विल बी इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही होगा, ठीक। तो लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन फेज टू अदर, तो ये कितना आ जाएगा, ये टाइम t कितना आ जाएगा, l बाय vd, ये आएगा, ठीक। अब टाइम आपके पास आ गया, चार्ज आपके पास आ गया। अब आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट E सॉरी I, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज मूव किया कितने टाइम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, I इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड इज E N A इंटू L डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इज L बाय vd, L बाय vd यानी यहाँ लिखे L बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, L से L कैंसिल हो जाएगा, vd ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा करंट I will be equal to E N A into vd. This is the relation of current and drift velocity. ये किस किस के बीच में रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक। यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या आ गया, करंट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ गई, चले आगे देखिए। अब इससे इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं आगे। आवाज इधर की आएगी, ठीक है,
इसी को थोड़ा और आगे डिफाइन करें तो I इज इक्वल टू ई एन ए इंटू वी डी, ये है। ठीक, अब यहाँ पर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या रख दें अकॉर्डिंग टू हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन निकाला था इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, या यूँ कह लीजिए कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो वी डी की वैल्यू रख देंगे। ये साइन हमें रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड रखनी है, तो I विल बी इक्वल टू ई एन इंटू ए, वी डी की जगह हम क्या रखें ई बाय एम इंटू टो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एन ए ई टो बाय एम, यानी ये हो गया रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या हो गया, ये किस किस के बीच का रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड रिलैक्सेशन टाइम टो। जो एवरेज टाइम होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसको एक और नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, यानी वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन सोचता है हाँ रिलैक्स हो गए, कैसे गया टकरा गया, फिर सोचा हाँ रिलैक्स हो इतनी देर में, तो फिर टकरा गया। तो वो टाइम जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो रहा है, या कह लीजिए कि उसको टाइम मिल रहा है रिलैक्स होने के लिए बिफोर कोलिजन, तो वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम और करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?